द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ, पहली मीटिंग भी हुई और इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेताओं ने एक साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इसके लिए रणनीति लगातार बनाई जाएगी। दरअसल इस बैठक के बाद जो भी निर्णय सामने आया है उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ चुके हैं। यूं कहें कि बीजेपी का पसीना छूट गया होगा। दरअसल दिन भर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने विपक्षी दलों की बैठक पर चुटकी लेना शुरू किया था। अमित शाह ने फोटो सेशन करार दिया तो स्मृति ईरानी ने यह कहा कि विपक्षी इसलिए एकजुट हो रहे हैं कि एक अकेला नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते, इस वजह से ये सब एक साथ आ रहे हैं। दरअसल हमने आपको इससे पहले वाली खबर में भी जानकारी दे रखी है कि जिस तरीके से बीजेपी खुद को अकेला कहती है, इस वक्त भी एनडीए में 26 दल उनके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को रोकने के लिए या फिर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से विपक्ष ने बिगुल फूंका है, उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी के अलावा 15 दल और पटना पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर 17 विपक्षी पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है और आने वाले समय में हो सकता है जो विपक्षी दल अब तक नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में शामिल नहीं हो पाए, किसी और बैठक में जुड़ सकते हैं। लेकिन इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने भी कहा कि यह मुलाकात काफी अच्छी रही। ममता बनर्जी ने भी कहा कि पटना क्रांति की धरती रही है, जन आंदोलन यहीं से उठता रहा है। तो ऐसे में दिल्ली की बजाय हमने ही नीतीश कुमार से कहा था कि पटना को ही विपक्षी दलों के एकजुटता का केंद्र बनाया जाए और इसके बाद यह सब कुछ तय हुआ। बैठकें हुई, 23 जून की बैठक अभूतपूर्व बताई जा रही है। इस दौरान लालू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तो विपक्षी दलों की एकजुटता से गदगद होकर यहां तक कहा है कि नरेंद्र मोदी का बुरा हाल 2024 में होने वाला है, क्योंकि विपक्ष का फॉर्मूला भी इससे पहले से सामने आता रहा है। वो फॉर्मूला क्या है वो हम आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मानते हैं कि विपक्षी दलों में थोड़े बहुत मतभेद हैं, लेकिन यहां विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत की विचारधारा है, दूसरी तरफ मोहब्बत की विचारधारा है, लेकिन हमें अपने मतभेद को भुलाकर एक साथ लड़ने का ही रास्ता चुनना होगा, जो कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है। यह बैठकें लगातार होती रहेंगी। हो सकता है कि अगली बैठक जुलाई में होगी और वो शिमला में हो सकती है। उस वक्त और भी विपक्षी दलों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में विपक्षी दलों की पहली मीटिंग को लेकर ही देश भर में यह चर्चा होने लगी है, क्योंकि नेता तो देश भर से आए। एमके स्टालिन आए, ममता बनर्जी आई, तेजस्वी यादव थे, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, इसके अलावा हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत तमाम बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी ने यह दमखम दिखाया है कि विपक्ष एकजुट है, तो विपक्ष का इसे शक्ति प्रदर्शन भी समझा जाए और राहुल गांधी के नेतृत्व को भी स्वीकार करने की बात जहां तक जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल कांग्रेस इस वक्त देश में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे विपक्ष ने यह भी प्लान किया है कि 200 से अधिक सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को दिया जाएगा। कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी जरूर, लेकिन इस बार पूरा विपक्ष उनका साथ भी देगा। कोई भी किसी का वोट नहीं काटेगा। दरअसल नीतीश कुमार ने ही और ममता बनर्जी ने ही यह सुझाव दिया था कि 1 सीट 1 कैंडिडेट के फॉर्मूले पर चलिए। जहां पर कोई एक पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा, वहां बाकी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। विपक्षी दलों की बैठक का मतलब यही है कि रास्ता ऐसे निकले कि कम से कम 450 से 475 सीटों पर ऐसी नौबत ना आए कि एक ही सीट पर विपक्षी दलों के 10 उम्मीदवार खड़े हो जाएं और सबके वोट कट जाए, फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाए।
तो मिशन 450 कह लें या 475 कर लें, नीतीश कुमार का यह दिया हुआ सुझाव था या आजमाया हुआ नुस्खा भी बताया जाता है। ऐसे में बीजेपी को टेंशन होगी, पोलराइजेशन अगर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतने की राह देख भी नहीं पाएगी। जरा देखना होगा कि इस बैठक में बाकी लोगों की राय क्या थी, कैसे यह तय हुआ है कि अभी बैठकें चलेंगी, लगातार चलेंगी, महीने दर महीने यह बैठकें लगातार होंगी और एक ऐसा रास्ता निकलेगा जिसके बाद 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही, जैसा कि विपक्ष का कहना है, नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही और फिर बीजेपी की जो जोरों तोड़ों की गणित वाली सियासत चलने लगी है उस पर ब्रेक लगे, देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, युवाओं को रोजगार मिले, तमाम ऐसे मुद्दे जो मानवाधिकार का मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठता है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों का जो मुद्दा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किए जाने का मुद्दा, बीते 8-9 सालों में जो नफरत की खेती की गई है, जमकर टीवी चैनलों से लेकर समाज में हिंदू मुसलमान किए गए, उन सब पर लगाम कैसे लगे, इसके लिए ही विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है। देश के लिए, देश को बचाने के लिए हमेशा सभी विपक्षी नेताओं ने यही कहा है कि ऑटोक्रेसी के खिलाफ ही विपक्षी एकजुटता है। अगर एकजुट नहीं होंगे तो देश में अगला चुनाव भी नहीं होगा, ऐसी चर्चा देश भर में होने लगी। तो इस वजह से विपक्ष ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई और सब एक साथ आ गए हैं। डेली हैंड पर छपी लोकमत की खबर के मुताबिक विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में जुलाई में होने की संभावना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगली बैठक कुछ दिन के बाद सब पार्टियों के फिर से की जाएगी। जो शासन में हैं वे देश के हित में काम नहीं कर रहे, वे सब इतिहास बदल रहे हैं। इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। हमने राहुल गांधी की बातों को सुनाया भी है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह राज खोल दिया है कि शिमला में अगर बैठक होगी तो कब होने वाली है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, लोकमत की खबर के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में कहा कि हम 10 या 12 जुलाई को शिमला में फिर से मिल रहे हैं, जिसमें हम एक सामान्य एजेंडा तैयार करेंगे। हमें हर राज्य में अलग अलग तरह से काम करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण कर रही है, यह विचारधारा की लड़ाई है और हम साथ खड़े हैं। हमने निर्णय भी लिया है कि हम एक साथ लड़ेंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। हालांकि थोड़े बहुत मतभेद हर दल में और दल के भीतर नेताओं के बीच भी रहते हैं, लेकिन इन सब को दरकिनार करके ये सभी पार्टियां देश हित में कोई बड़ा फैसला लेना चाहती हैं और इसी को लेकर यहाँ एकजुटता भी दिखाई गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक जो सत्ताधारी पार्टी है विपक्ष को आड़े हाथों ले रही थी, लेकिन अमित शाह भले ही इस विपक्षी बैठक को फोटो सेशन करार देते हो, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कबूला। दुर्ग में हुई सभा के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार की लड़ाई राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगी और इसमें किसको प्रधानमंत्री चुना जाएगा वो जनता से पूछ रहे थे। लेकिन यहां तक तो उन्होंने जरूर मान लिया है कि राहुल गांधी जिस हिसाब से बीते कुछ सालों में अपना नेतृत्व दिखा रहे हैं उससे विपक्ष भी एकजुट हो पा रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार भले ही इस वक्त संयोजक बने हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर कांग्रेस से राहुल गांधी का ही नाम आगे आ सकता है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि अमित शाह ने जानबूझकर राहुल गांधी को पीएम पद का दावेदार बता दिया ताकि विपक्ष में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति हो जाए। विपक्ष के हर क्षेत्रीय पार्टी के अगुवा में यह दमखम है कि वो खुद को पीएम फेस घोषित कर सके, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे चेहरे की तलाश हो रही है जिसमें सबकी दिलचस्पी हो, जिनका दायरा क्षेत्र से बाहर हो, देश भर में हो, दुनिया भर में चर्चा हो। ऐसे में पूरे विपक्ष के लिए एकमात्र नेतृत्व राहुल गांधी में ही दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे बैठकें आगे बढ़ेंगी तो बीजेपी को तो परेशानी होगी ही होगी, पूरा विपक्ष भी यह तय कर पाएगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। दरअसल हर एक राज्य के फॉर्मूले अलग अलग होंगे, यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं, ममता बनर्जी भी कह चुकी है। तो निश्चित तौर पर जो अब चुनाव होंगे 2024 में, उसमें विपक्ष का अलग रूप दिखेगा। बीजेपी को उसी हिसाब से अपना फॉर्मूला तय करना पड़ेगा। जैसा कि बीजेपी दावा करती है कि वो अकेले मैदान में है, लेकिन 26 पार्टियों का साथ उन्हें मिला हुआ है। वो 26 पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर 1-2 सीट भी जीते तो बीजेपी के लिए थोड़ी राहें आसान हो सकती है,
लेकिन इस बार विपक्ष में बड़ी बड़ी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को टेंशन है कि उनके साथ जो एनडीए में शामिल दल हैं, क्या वाकई में वो बीजेपी की नैया पार करा सकते हैं? ऐसा नहीं प्रतीत होता है। इस वजह से अमित शाह समेत पूरी भाजपा परेशान चल रही है कि विपक्षी दलों के महाजुटान का असर कितना व्यापक होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।